वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीक विड्थ या विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और साथ ही में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पीक ब्रॉडनिंग, या मैं कह सकता हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पीक ब्रॉडनिंग। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कम से कम टाइम में इसको ख़त्म करेंगे। देखिए, कोई भी स्पेक्ट्रम अगर हम लेंगे तो उस स्पेक्ट्रम हमें ऐसे सिग्नल्स मिलती हैं। सिग्नल्स का मतलब रहता है कि कौन से वेवलेंथ या कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, या कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे इमिशन हुआ है या ट्रांसमिशन हुआ है। जिस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसी तरह हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, और इस इंटेंसिटी से हमें पता चलता है कि कितना एब्जॉर्प्शन या इमिशन हुआ है। लेकिन अगर आपने स्पेक्ट्रा देखे होंगे, बहुत सारे स्पेक्ट्रम अगर आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे आप सोचते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाए, पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल जाए, एक पीक मिल जाए, शार्प पीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा ये पीक्स जो ना, ये ऐसे ब्रॉड आ जाती है, इनमें ब्रॉडनिंग हो जाती है। अब ब्रॉडनिंग है क्या? ब्रॉडनिंग का मतलब रहता है कि ये पीक का ऐसे फैल जाना, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बजाय या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बजाय एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेंज ऑफ वेवलेंथ्स पे आ जाना, या ये मैं बोलूँगा ये जो विड्थ है इसमें ये बढ़ जाना। इस विड्थ के बढ़ने को ही हम पीक ब्रॉडनिंग कहते हैं। और पीक ब्रॉडनिंग हम मेजर करते हैं हाफ मैक्सिमम, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक पीक का, या मैं बोल सकता हूँ हाफ, इसका जो हाफ लेंगे हम हाइट, हाफ हाइट या हाफ मैक्सिमम। हाफ मैक्सिमम का जो फुल विड्थ है उससे हमें पता चलता है कि पीक ब्रॉडनिंग कितनी हुई है या पीक वाइडनिंग कितनी हुई है। तो इसी पीक वाइडनिंग को हम कहते हैं पीक ब्रॉडनिंग। अब जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पीक ब्रॉडनिंग होती है, या टाइप्स ऑफ पीक ब्रॉडनिंग अगर मैं कहूँगा, तो हमारे पास में 4-5 टाइप्स हैं जो मेन टाइप्स हैं, या मैं मेन फैक्टर्स बोल सकता हूँ। तो मेन फैक्टर्स ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनमें जो पहला वाला फैक्टर है वो है कोलिजन ब्रॉडनिंग। कोलिजन ब्रॉडनिंग लिक्विड्स और गैसियस सिस्टम में ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड्स में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो ये एक दूसरे को डिफॉर्म करते हैं, या मैं बोलूँगा यहाँ पे किसी की एनर्जी बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है, और इनके एनर्जी लेवल्स एक जैसे नहीं रहते। इनके एनर्जी लेवल्स इस कोलिजन की वजह से परटर्ब हो जाते हैं। जो इनके अराउंड मॉलिक्यूल्स के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहते हैं, या एटम्स के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स परटर्ब हो जाते हैं। यानी जब ये अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते, तो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से इनमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, या मैं बोलूँगा एनर्जी लेवल्स की परटर्बेशन हो जाती है इस डिफॉर्मेशन की वजह से। तो इसका मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि इनमें एनर्जी लेवल्स ये होंगी, ऐसी एनर्जी लेवल्स नहीं रहती, या मैं बोलूँगा इनमें एनर्जी लेवल्स का जो सेपरेशन रहता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, वो वैसा नहीं रहता जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। या मैं बोलूँगा कि हर एक मॉलिक्यूल का, चाहे वो एक जैसे मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ग्राउंड स्टेट और एनर्जी एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिफरेंस ऐसे हो जाएगी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, कुछ की कम हो जाएगी, कुछ की बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स तो एक जैसे हैं, लेकिन इस कोलिजन की वजह से जो इनमें एनर्जी गैप्स थी, वो एनर्जी गैप्स अब सेम नहीं रही। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप्स है वो सेम नहीं रही, तो वो एक जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। फिर वो क्या करेंगे? ए रेंज ऑफ एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे, या मैं बोलूँगा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी गैप ये होगी, वो अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग फ्रीक्वेंसी और ये अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे, या अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इससे क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स लोअर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो भी हम लेंगे को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ हायर को करेंगे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ये मिडल वाली जो लेवल्स हैं उनको एक्वायर करेंगे, या मैं बोलूँगा
उनके स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ पे आएंगी, वो उनका एब्जॉर्प्शन इस रीजन में होगा। चाहे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे या वेवलेंथ, चलो हम फ्रीक्वेंसी ही लेते हैं, वेवलेंथ को फिलहाल नहीं लेते, तो समझने के लिए जो भी आप लेंगे उसी हिसाब से देखना। अब देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो रहती है वो एवरेज के आसपास ही रहती है, जिसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। तो ये जो है ये वाला रीजन इसको हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी लेवल रीजन है। तो इसका मतलब ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इसी रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी पे या इस वेवलेंथ पे, ठीक है। इसलिए सेंटर वाली जो पीक है ना ये सबसे ऊंची आएगी, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक। तो ये रीज़न होता है कि यहाँ पे हमें जो पीक्स आती हैं वो ब्रॉड पीक्स आती हैं। तो एक रीज़न हमने बताया कोलिजन। तो कोलिजन ब्रॉडनिंग जो होती है वो लिक्विड्स में ज़्यादा होती है और गैसेस और सॉलिड्स में कम। लिक्विड्स में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स नज़दीक होते हैं और कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, तो वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा हो जाते हैं। और गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम कम होते हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा कोलिजन्स उतनी ज़्यादा कोलिजन ब्रॉडनिंग होगी, कोलिजन की वजह से जो ब्रॉडनिंग आती है पीक्स में। जबकि सॉलिड्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, तो वहाँ पे ये कोलिजन ब्रॉडनिंग बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ पे कंपैरेटिवली शार्पर पीक्स आती है, यानी शार्प पीक्स आती है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्रॉड पीक्स नहीं आती। अगर आपने XRD देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे शार्प पीक्स आती है। अब ये जो कोलिजन ब्रॉडनिंग है ये UV विजिबल स्पेक्ट्रम में भी इंटरफेयर कर सकता है, वहाँ पे ब्रॉडनिंग ला सकता है। इसकी वजह से रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में भी ब्रॉडनिंग आ सकती है। अब जो दूसरा फैक्टर है या टाइप है जिससे पीक्स में ब्रॉडनिंग आती है या वाइडनिंग होती है, वो है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, या मैं कह सकता हूँ सिल्ट विड्थ। देखिए जब हम किसी सैंपल पे लाइट डालते हैं तो हम उस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, फिर देखते हैं कि इसने कितना एब्जॉर्ब किया या इमिट, जो हमें देखना हो। हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान लीजिए इस पे हमने इन सिस्टम पे डाल दी लाइट, इस सैंपल पे, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से हम सोचते हैं कि एक ही वेवलेंथ आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सिल्ट के थ्रू एक सिंगल वेवलेंथ पास हो, बल्कि सपोज मान लीजिए हम ये वेवलेंथ 2 चाहते हैं, वेवलेंथ 2 के साथ में वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 3 या और भी स्ट्रे लाइट्स आ सकती हैं। उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी लेवल्स एक जैसी नहीं होती है। कोई मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में रहता है थोड़ा, कोई लोअर एनर्जी लेवल में रहता है। किसी की रोटेशन फास्ट होती है, किसी की स्लो, किसी की वाइब्रेशन फास्ट, किसी की स्लो। तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी लेवल है वो भी एक जैसी नहीं होती। और इन मॉलिक्यूल्स पे जब ये डिफरेंट वेवलेंथ्स पड़ती हैं तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स ही एब्जॉर्ब भी होंगी। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारा जो सैंपल है वो सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता, ये इस लैम्डा 2 के साथ में लैम्डा 1 और लैम्डा 3 भी एब्जॉर्ब करता है। अब जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो सिग्नल दिखाएगा, इसलिए हमें क्या मिलता है, हमें एक सिंगल ऐसा पीक नहीं मिलता, शार्प पीक नहीं मिलता, बल्कि हमें रेंज ऑफ पीक्स मिलती है जो हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रम बनाया तो हमें इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक एक रेंज में एब्जॉर्प्शंस मिलेंगे, और उसमें एक वेवलेंथ ऐसी होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, जिसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो वरना ये पीक तो है जो है ये ब्रॉड हो जाती है, और ये जो ब्रॉडनिंग है ये बिकॉज ऑफ दिस सिल्ट हो गई, यानी इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है। और इस सिल्ट को हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी ये जो सिल्ट ब्रॉडनिंग है ये तो होना ही होना है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो ये ब्रॉडनिंग तो होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये सिल्ट चौड़ा होगा यानी वाइड होगा, उतनी हमें यहाँ पे पीक भी ब्रॉड मिलेगी। और जितना हम इसको नैरो करा सकते हैं, इस सिल्ट को जितना ये छोटा होगा, नैरो होगा, उतना हमें लाइन भी नैरो मिलेगी या शार्प मिलेगी। तो लाइन शार्पनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिल्ट शार्पनेस, या मैं बोलूँगा कि लाइन विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिल्ट विड्थ, यानी सिल्ट विड्थ बढ़ गई तो लाइन विड्थ बढ़ेगी, सिल्ट विड्थ कम
तो लाइन विड्थ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लाइन विड्थ कम का मतलब शार्पनेस ज़्यादा। इसके बाद में आता है तीसरा फैक्टर, इसे हम कहते हैं लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग या नेचुरल लाइन विड्थ या अनसर्टेनिटी ब्रॉडनिंग। ये हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन है, एनर्जी और टाइम एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अगर मैं अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इनटू अनसर्टेनिटी इन टाइम निकालूं तो दैट विल बी इक्वल और ग्रेटर देन h/4π, और h रहता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट जो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ जूल सेकंड रहता है। तो ये मैं बोल सकता हूँ फिर इन दोनों की जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻³ जूल सेकंड। इस अनसर्टेनिटी इन टाइम को हम लाइफ टाइम ऑफ एब्जॉर्बिंग सिस्टम भी कह सकते हैं या लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। अब लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग एक्सप्लेन करने के लिए या नेचुरल लाइन विड्थ एक्सप्लेन करने के लिए या अनसर्टेनिटी ब्रॉडनिंग एक्सप्लेन करने के लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कुछ नहीं करना है, हमें एनर्जी को एच म्यू के फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। मान लीजिए ये एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू। डेल्टा मीन्स चेंज एक्चुअली, अनसर्टेनिटी बोलूँगा मैं, और एच जो ये कांस्टेंट है तो इसमें ये तो सर्टन है। अब ये जो न्यू है इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एच डेल्टा न्यू जो है इनटू डेल्टा टॉ, जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन टाइम या लाइफ टाइम एब्जॉर्बिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। या मैं ये कह सकता हूँ इसको h को इधर लेके आओ, डेल्टा टॉ को भी इधर लेके आओ, तो यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा न्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h/4π h डेल्टा टॉ। ये और ये कट, ठीक है, यहाँ पे बचता है डेल्टा न्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/4π डेल्टा टॉ, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इससे ये पता चल जाता है कि डेल्टा न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टॉ। अब डेल्टा न्यू जो है इसी को हम कहते हैं पीक ब्रॉडनिंग या लाइन विड्थ, यानी जितना फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा उतना वाइडनिंग ज़्यादा होगी, पीक ब्रॉडनिंग ज़्यादा होगी। और डेल्टा टॉ का मतलब रहता है लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो इस रिलेशन के हिसाब से ये पता चल जाता है कि जितना लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे पीक ब्रॉडनिंग कम होगी। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना एक्साइटेड स्टेट में एक मॉलिक्यूल रुकेगा उतना वहाँ पे उसका स्पेक्ट्रम फाइन आएगा, अच्छा आएगा, ब्लर्ड नहीं आएगा। जिस तरह से अगर हम एक फ़ोटोग्राफ खींचते हैं किसी इंसान का, अगर उसको हम रोकते हैं और टाइम लेके फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो जो ना क्लियर आ जाता है। लेकिन अगर एक घूमता हुआ इंसान ऐसे जो इधर उधर कर रहा होगा या घूम रहा है, दौड़ रहा है, उसकी फ़ोटो लेने में हमें टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे टाइम कम हो जाता है, तो उसकी जो इमेज आती है वो ब्लर्ड आती है। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि अगर एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम ठीक है, अच्छा है, तो फिर ये पीक ब्रॉडनिंग कम होगी। लेकिन अगर ये लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का अच्छा नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, कम है, तो फिर पीक ब्रॉडनिंग या लाइन विड्थ ज़्यादा होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट अगर ज़्यादा होगा तो ब्लरिंग कम होगी और पीक ब्रॉडनिंग कम होगी। अगर लाइफ टाइम कम हो गया एक्साइटेड स्टेट का तो ब्लरिंग ज़्यादा और पीक ब्रॉडनिंग भी ज़्यादा, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन टाइम जो रहता है वो रहता है 10⁻⁸ सेकंड, जबकि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का 10⁻² सेकंड। अगर आप यहाँ पे इस h को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए इससे 10⁻² से, तो ये 10⁻34 डिवाइड बाई 10⁻, तो वहाँ पे कुछ 10⁻32 जूल्स का यहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी या अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी आ जाता है। अगर -8 से करेंगे तो
यानी 10⁻⁻8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ 10⁻26 जूल के आसपास डेल्टा न्यू आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ब्रॉडनिंग कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि जितना टाइम मिलेगा मॉलिक्यूल को एक्साइटेशन में और जितनी उसका एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम ज़्यादा होगा उतना हमें फाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। चौथा जो फैक्टर है या चौथा जो टाइप है इसका लाइन ब्रॉडनिंग का या पीक ब्रॉडनिंग का, वो है डॉपलर ब्रॉडनिंग। और डॉपलर ब्रॉडनिंग ज़्यादातर गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड्स और लास्ट में सॉलिड्स में। सॉलिड्स में तो ये बहुत ही कम होता है डॉपलर ब्रॉडनिंग। अब हम समझते हैं कि डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होता है। देखो, डॉपलर ब्रॉडनिंग एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं और इस कंटिन्यूअस मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से जो ब्रॉडनिंग होती है उसी को हम कहते हैं डॉपलर ब्रॉडनिंग। अब ये होता कैसे, एक्चुअली डॉपलर ब्रॉडनिंग होती क्यों है, कैसे होती है। मान लीजिए हम एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और हमें मालूम है कि हमारा मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने वाला है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हमें एक ब्रॉड पीक मिल जाती है, हमें एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइट डाल दी, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज थी, ठीक, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 लाइट डाल दी और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स और ये कंटिन्यूअस मोशन में, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे जा रहा है। जब मैं इस पर लाइट एब्जॉर्ब करूँगा तो ये जो मॉलिक्यूल है जो इसकी तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसी की तरफ, यानी इसी की तरफ भाग रहा है, तो ये हायर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। जबकि ये जो मॉलिक्यूल है, ये सी वाला, ये लोअर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ये इससे दूर भाग रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल है जो ऊपर की तरफ घूम रहा है या नीचे की तरफ या आगे पीछे जा रहा है ऐसे, तो इसके कंपैरिजन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। तो ये मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर घूम रहा है तो इस पे एक अलग फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, यानी एक अलग फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। ये मान लीजिए ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी आ रही है, 3 लोग हैं, एक आदमी ऐसे जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा यहाँ पे खड़ा है। ये जो आदमी जा रहा है, अगर गाड़ी यहाँ से आई, यहाँ पे मान लीजिए गाड़ी है और ये इधर की तरफ जा रही है गाड़ी, या इधर की तरफ जा रही है, चलो जो भी है, चलो मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊँगा, इस गाड़ी को। यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे जब अगर इसने हॉर्न यहाँ पे बजाए तो सब इसको भी हॉर्न सुनाई देगी, इसको हाई इंटेंसिटी सुनाई देगी हॉर्न। और ये जो आदमी इधर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो ये अप्रोच करता है इस चलती हुई गाड़ी की, इस हॉर्न को के नज़दीक जा रहा है, तो इसको ये बहुत तेज़ सुनाई देगी। जबकि ये आदमी जो है ये इधर की तरफ जा रहा है, गाड़ी इधर जा रही है और ये इधर, तो इसको ये दूर होती हुई नज़र आएगी ये गाड़ी, इसको इस हॉर्न की इंटेंसिटी कम सुनाई देगी। वैसे यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के साथ में होता है। जो मॉलिक्यूल्स इधर घूम जा रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी की तरफ, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, जो दूर जा रहे हैं वो कम फ्रीक्वेंसी, और जो सेंटर में उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, अगर मैं कंपैरिजन करूँ फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ए एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद बी, फिर सी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के थे, लेकिन उनने एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, उनने अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब की। और उसमें से भी जो बी वाला मॉलिक्यूल है, इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी। तो इसमें अगर यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका मतलब सेंटर वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। क्लियर? तो हमें एक ब्रॉड पीक मिल जाती है इस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से, जो रिलेटिव वेलोसिटी या मोशन की वजह से आ जाती है। और ये जो ब्रॉडनिंग होती है इसको हम कहते हैं डॉपलर ब्रॉडनिंग, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉडनिंग रिलेटिव मोशन से हुई, या मैं बोलूँगा डॉपलर इफेक्ट की वजह से हुई। डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से अगर इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, मॉलिक्यूल
इधर जा रहा है और इमिट कर रहा है तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा। अगर डिटेक्टर से दूर जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसको कम मिलेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी अपोजिट साइड में है और इसकी अलग। तो यहाँ पे डिटेक्टर को सी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बी की थोड़ी सी कम और ए की उससे कम, ठीक है। तो पता ये चला कि चाहे है यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लो या इमिशन स्पेक्ट्रम ले लो, दोनों स्पेक्ट्रम सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ पे नहीं होती बल्कि एक ब्रॉड रेंज में होती है, जिससे हमें एक ब्रॉड पीक मिल जाती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है। और डॉपलर विड्थ जो है, डॉपलर विड्थ यानी ये जो डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो विड्थ आती है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर, डॉपलर विड्थ को हम दिखाते हैं डेल्टा न्यू डी, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर 7 × 10⁻⁷ इंटू टी बाई √T/m न्यू ज़ीरो। ये जो न्यू ज़ीरो है इसको हम कहते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ से डाली या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और m जो है ये मॉलिक्यूलर मास है, t है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इससे हम दिखा सकते हैं कि डॉपलर लाइन विड्थ क्या होगी। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि जो डॉपलर विड्थ है या डॉपलर ब्रॉडनिंग है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ेंगी, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटीज चेंज होंगी, रिलेटिव वेलोसिटीज चेंज होंगी तो ब्रॉडनिंग ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा ब्रॉडनिंग ज़्यादा, टेम्परेचर कम ब्रॉडनिंग कम। तो ये थे 4 फैक्टर्स या मैं बोलूँगा 4 टाइप्स जो हमने आज इसमें डिस्कस किए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।